Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to learn about the Ohm's law, which is a topic of class 10th, and we are going to learn it today. So let's get started. So अभी तक हमने कुछ टर्म्स पढ़ी हैं इस चैप्टर में. So firstly हमने क्या पढ़ा है about the charges, then after that current, and then potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ा ऑलरेडी कि अगर हमें एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करवाना है तो वहाँ पे हम जो पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. और यहाँ पे क्या है, करंट हमने पढ़ा है कितने अमाउंट ऑफ चार्जेस जो हैं वो फ्लो करते हैं. तो ये क्या है, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें करना पड़ रहा है एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करवाने के लिए. और यहाँ पे अगर हम करंट की बात करते हैं तो करंट हमने पढ़ा फ्लो ऑफ चार्जेस. ये चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं इस चैप्टर में. अब हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ओम्स लॉ है वो हमें क्या करता है, इट गिव्स अस अ रिलेशन अबाउट द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस. जो करंट है और पोटेंशियल डिफरेंस है इनके बारे में हमें रिलेट करके बताएगा. तो ये क्या बताता है ओम्स लॉ, अगर हमारे पास कोई सर्किट डायग्राम है, यहाँ पे मैंने सर्किट बना लेते हैं. दैट इज़ आई हैव कनेक्टेड बैटरी ओवर हेयर. Then after that it is conductor which is placed over here, then this one, only this thing we are going to use. तो यहाँ पे आपको ओम्स लॉ ये डिफाइन करेगा कि अगर आप जितना भी पोटेंशियल प्रोवाइड करते रहोगे, अगर आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हो तो आपका जो करंट है वो भी बढ़ेगा. अगर आप पोटेंशियल को कम करोगे तो आपका जो करंट है वो भी कम होने वाला है. ये चीज़ ओम्स लॉ बताता है. अब यहाँ से हमें ये चीज़ एनालाइज हुई कि जो आपका पोटेंशियल है और करंट है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. क्यों? क्योंकि अगर हम क्या करते हैं, करंट को बढ़ाते हैं तो आपका पोटेंशियल को बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है, और पोटेंशियल को कम कर रहे हैं तो करंट बढ़ेगा. तो ओम्स लॉ ये स्टेट करता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. अब यहाँ पे अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन जो है वो रिमूव करते हैं तो आपके पास रिलेशन आता है, यहाँ पे इसका कांस्टेंट आएगा, दैट इज़ आर. तो ओम्स लॉ का जो रिलेशन आता है वो ये आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डिपेंड करता है ऑन रेजिस्टेंस एंड करंट. ओके, तो ये चीज़ आप हमें याद रखनी है. अब होता क्या है, बच्चे जो है लर्न क्रैम कर लेते हैं कि V इज़ इक्वल टू आया दैट इज़ ओम्स लॉ, बट नहीं, आपको ये चीज़ जो एप्लीकेबल है दैट इज़ ओनली फॉर द, अगर हम कंडीशंस जो हैं, जैसे हम टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखते हैं, तो अगर हम टेम्परेचर साथ में बढ़ा कम रहे हैं तो वहाँ पे उस केसेस में आपका ये ओम लॉ वेरी नहीं करेगा. पोटेंशियल आप बढ़ाने से करंट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बट अगर ओम्स लॉ वहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा अगर आपका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है. कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर वो कांस्टेंट है तो वहाँ पे हम बोलेंगे दैट ओम्स लॉ इज़ इम्प्लीमेंटेड. फिजिकल कंडीशंस अपनी बेसिकली सेम रहनी चाहिए. आई होप दिस इज़ क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ. तो हम क्या करते हैं, अगर हमें ये पता चला है कि अगर हमारे पास जो क्या है पोटेंशियल है वो करंट के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं. ग्राफ ड्रॉ अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने लिया है V और Y एक्सिस और I ऑन X एक्सिस. तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर मैं करंट बढ़ाऊँगी या पोटेंशियल बढ़ाऊँगी तो हमारा करंट भी बढ़ेगा एट कॉन्स्टेंट एट सेम टेम्परेचर. ये चीज़ ध्यान रखनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये लाइन बच्चे लिखना भूल जाते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर हम यहाँ पे V और I लेके चलते हैं और हमने क्या किया, ग्राफ ड्रॉ किया और वो लीनियरली बन रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, इस ग्राफ का स्लोप फाइंड कर लेती हूँ. और स्लोप फाइंड करने का हमने वे पढ़ा था, क्या होता है, कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, जैसे मैंने ये पॉइंट्स ले लिए, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, देन यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद आपके पास दो पॉइंट्स आए हैं. कौन कौन से आए, एक तो ये वाला दैट इज़ दिस वन, और एक ये आता है पॉइंट और ये पॉइंट. चार पॉइंट्स आपके यहाँ पे आते हैं. तो यहाँ पे इसको हम लेते हैं V1, यहाँ पे ले लेते हैं V2, इसको ले लेते हैं I1 देन I2. तो स्लोप का फॉर्मूला हमें पता है कि जो Y एक्सिस के हमने जो कोऑर्डिनेट्स लिए हैं उनको ऊपर लिखना है, तो हम लिखेंगे V2 माइनस V1 अपॉन जो करंट के हमने कोऑर्डिनेट्स लिए हैं वहाँ पे हम लिखेंगे I2 माइनस I1.
तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इफ़ वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो टर्म आती है दैट इज़ करंट, सॉरी रेजिस्टेंस। अगर हम वी आई का ग्राफ का स्लोप फाइंड करेंगे तो वहाँ पे आपके पास क्या आएगा, रेजिस्टेंस। आई होप इट इज़ क्लियर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ओम्स लॉ में। फर्स्टली V is directly proportional to R at a constant या at a same temperature. Then after that if we find the slope of the VI graph then you will get a resistance. अब resistance तब हम पढ़ रहे हैं कि अगर हम directly proportional का जो साइन है उसको रिमूव करेंगे तो वहाँ पे R आता है, ये चीज़ हमने पढ़ी। बट हमें R रेजिस्टेंस लिख तो रहे हैं, बट हमें ये भी देखना पड़ेगा रेजिस्टेंस होता क्या है। तो अगर हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अबाउट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है कि आपका कोई कंडक्टर का इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है, एक्सटर्नली कोई रेजिस्टेंस हो सकता है। वो क्या करेगा, चार्जेस का जो फ्लो है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस। और इसके ऐसे यूनिट्स क्या होती हैं, दैट इज ओम, जिसको हम एब्रीवेट करते हैं विद ओमेगा लाइक दिस। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। रेजिस्टेंस क्या है, अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस एंड इट इज़ ऐसे यूनिट्स क्या है इसकी, ओम। देन नेक्स्ट पॉइंट जो हमें रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ना है, दैट फॉर्मूला जो हमने अभी ओम्स लॉ का पढ़ा, V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर हमें R फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, दैट विल बी V बाई आई। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। और अगर आपको डेफिनेशन आती है व्हाट इज़ 1 ओम, 1 ओम की डेफिनेशन अगर आपको आती है तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो। R की जगह पे क्या आएगा, 1 ओम, पोटेंशियल की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट, और करंट की जगह पे क्या आएगा, 1 एम्पियर। यूनिट्स हमने लिखी हैं। तो इसकी अगर हमें 1 ओम की डेफिनेशन आती है तो आपको वहाँ पे लिखना है that resistance of conductor is said to be 1 ohm if 1 ampere of current flows through the conductor when the potential difference between the two end is 1 volt। अगर 1 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, जब हमारे पास 1 पोटेंशियल डिफरेंस हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तब आपका वहाँ पर रेजिस्टेंस कितना होगा, दैट विल बी 1 ओम। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। ये आपको याद करनी है रेजिस्टेंस के बारे में। अब हमने क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया कि रेजिस्टेंस क्या करता है, चार्जेस की जो फ्लो हो रहा है कंडक्टर में से उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। जितना ज़्यादा करंट होगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, उतना ही कम करंट आपका फ्लो करने वाला है, बिकॉज दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हमारे पास कंडक्टर का इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, या हमने बाहर से कोई भी डायग्राम में, जैसे ये हमने कंडक्टर लिया, कंडक्टर के साथ बैटरी कनेक्ट करी और मैंने एक्सटर्नली कोई रेजिस्टेंस लगा दिया, तो वो ऑब्वियसली मेरा करंट जो है कम फ्लो करेगा। तो वहाँ पे भी, तो वो इंटरनली एक्सटर्नली कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपका जो करंट जो है वो क्या करेगा, दैट विल बी लेस। अगर हम रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है फ्रॉम दिस। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट थिंग जो आपके हमने ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में एक टर्म पढ़ी कि अगर हम क्या करते हैं, पोटेंशियल का और करंट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और वहाँ से हम स्लोप फाइंड करते हैं, देन यू विल गेट द रेजिस्टेंस, देन यू विल गेट द रेजिस्टेंस फ्रॉम स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। ये चीज़ हमने पढ़ी कि अगर आपको कोई ग्राफ दिया गया है और उसको बोला, वहाँ से बोला जाएगा फाइंड द रेजिस्टेंस, तो आपको वहाँ से स्लोप फाइंड करना है, देन आप रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। ये चीज़ हमने पढ़ी है। अगर मैं यहाँ पे टर्म्स चेंज कर दूँ, लाइक मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस की जगह पे करंट ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं पोटेंशियल ले लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने टर्म्स चेंज कर दिए और सेम मैंने वैसे ही ग्राफ ड्रॉ किया। तो यहाँ पे आपका जो स्लोप आएगा दैट विल बी 1 बाई आर, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। सो वो क्या आता है आपका स्लोप ऑफ IV ग्राफ। और आपका जो ये है 1 बाई आर, इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। किसी कंडक्टर की कितनी कंडक्टिविटी है तो वहाँ भी आप ग्राफ से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सो IV ग्राफ अगर आपको दिया गया है, यू हैव टू फाइंड द स्लोप। स्लोप फाइंड करने से आप कंडक्टिविटी फाइंड कर लेते हो। और कंडक्टिविटी क्या होती है, कितना जो आपका कंडक्टर है, इंसुलेटर है, जो भी हमने सब्सटेंस लिया हुआ है, इंसुलेटर तो कंडक्टिविटी करवाता ही नहीं है, तो यहाँ पे आपको कंडक्टिविटी से ये पता चल जाता है कि आपका कंडक्टर जो है कितना करंट जो है वो कंडक्ट कर सकता है। तो ये आ जाएगा आपका कंडक्टिविटी का। और कंडक्टिविटी की जो यूनिट्स होती हैं दैट इज़ MHO, MHO।
सो दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस। ओके, सो नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमने पढ़ लिया, जो चार्जेस को क्या है अपोज करेगा। तो वहाँ पे अब हम पढ़ने वाले हैं कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका जो फैक्टर आता है दैट इज़ लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर कैसे? अगर आपके पास लेंथ जो है कंडक्टर की अगर वो ज़्यादा है तो आपका वहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगर लेंथ आपकी कंडक्टर की कम है तो वहाँ पे आपका रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड कर रहा है कंडक्टर वो भी कम होने वाला है। सेकेंड थिंग आती है आपकी अबाउट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर आपके पास ये कंडक्टर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? वो एरिया जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसके परपेंडिकुलर है। तो ये आपका ये एरिया इसके परपेंडिकुलरली है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कितना क्या है उसकी विड्थ है। तो हम वहाँ पे बोलेंगे रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो सेकेंड थिंग आपकी जो आती है वो क्या आती है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा उतना ही आपका जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होने वाला है। दैट दीज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे हमारे पास ये टर्म आ गई है। अगर हम इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करते हैं, एक चीज़ और लिख लेते हैं पहले। एक टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होने वाला है? दैट विल बी ऑल्सो इंक्रीजेज। अगर आपके पास टेम्परेचर कम है तो वहाँ पे आपका रेजिस्टेंस भी कम होगा। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर हम टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं तो वहाँ पे आपका रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो वहाँ पे भी हम लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब यहाँ पे आपका जो फर्स्ट और सेकंड मैंने पॉइंट लिखा है, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करती हूँ लाइक दिस, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने के लिए मैंने क्या किया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है उसको रिमूव करके वहाँ पे क्या टर्म लिखी है? दैट इज़ रो एंड दैट इज़ एल बाय ए। मैंने ये कांस्टेंट जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है इसको रिमूव करके यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ऐड करी है, दैट इज़ रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी होती क्या है ये क्वेश्चन में आएगा कि रो क्या है। तो आपके पास अगर आपके पास कोई भी दो कंडक्टर हैं, दोनों ही किसी और मटेरियल के बने हुए हैं, तो एक मटेरियल जो है उसकी कंडक्टिविटी अलग होगी और जो दूसरा मटेरियल का कंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी अलग होगी। तो आपका जो फोर्थ पॉइंट ये आता है कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने जो कंडक्टर लिया है वो कौन से मटेरियल का बना हुआ है। सो दीज आर द फोर्थ पॉइंट। अब यहाँ पे एक हमने नई टर्म लगाई दैट इज़ रेजिस्टिविटी। तो हमें ये पढ़नी पड़ेगी रेजिस्टिविटी होती क्या है। कोई भी आपके पास कंडक्टर्स हैं वो डिफरेंट मटेरियल के बने हुए हैं, तो कोई एक कंडक्टर होगा वो ज़्यादा कंडक्ट करवाएगा करंट को और जो दूसरा कंडक्टर होगा वो कम कंडक्ट करवाएगा। दीज आर ऑपोजिट। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो टर्म आएगी आ जाएगी वहाँ पे इंक्लूड होती है, क्योंकि वहाँ पे दोनों ही जो मेटल्स हैं वो उनकी कंडक्टिविटी डिफर है बिकॉज ऑफ देयर मटेरियल। तो वहाँ पे टर्म आता है रेजिस्टिविटी, उनकी वो रेजिस्टिविटी है। मीन्स एक लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर आपका कितना करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। रेजिस्टिविटी को डिटेल में पढ़ते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी। तो जो रेजिस्टिविटी है वो टर्म क्या है आपकी? लिंक्ड विद द मटेरियल, मटेरियल के साथ लिंक करते हैं इसको। हमने रिलेशन फाइंड किया R इज इक्वल टू रो L बाय ए। तो मैंने यहाँ से रो की वैल्यू निकाली है, रो क्या आ गया? R L बाय ए। तो ये आपकी क्या है? रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो इसके अगर हमें डेफिनेशन अंडरस्टैंड करनी है तो हम लिखेंगे कि अगर आपके पास लेंथ कितनी है 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 मीटर स्क्वायर और रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, अगर ये कंडीशन अप्लाई करती है उस केस में आपका जो कंडक्टर है वो क्या रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो हम उस कंडक्टर की उसको रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं। ठीक है, मेरे पास कोई कंडक्टर दिया हुआ है, मुझे नहीं पता इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। कोई और कंडक्टर दिया हुआ है, उसकी रेजिस्टिविटी डिफर है। तो अगर इफ़ वी वांट टू फाइंड द रेजिस्टिविटी तो आपको करना क्या है, जस्ट टेक द 1 मीटर लेंथ एंड एरिया ऑफ 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर एंड देन हैविंग रेजिस्टेंस R दैट इज इक्वल टू 1 ओम। तो वहाँ पे आप चेक करो कि आपका जो वो करंट है कितना आ रहा है। दोनों में जो करंट वेरी करेगा वहाँ से हमें पता चलेगा किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, किसकी रेजिस्टिविटी कम है।
तो ये रेजिस्टेंस ही होता है, रेजिस्टेंस ही है कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा। बट हम एक अगर स्पेसिफिकली कंडक्टर के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे उसको हम टर्म रेजिस्टिविटी बोल देते हैं, क्योंकि वो अपने मटेरियल के अकॉर्डिंगली जो रेजिस्टेंस है वो क्या प्रोवाइड करता है, कितना करंट फ्लो करेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम बोलेंगे इस जो कंडक्टर है इसकी रेजिस्टिविटी ये है, ये दूसरा कंडक्टर है उसकी रेजिस्टिविटी कम है। सो दिस इज द थिंग विच वी हैव टू लर्न। अगर आपको क्वेश्चन आता है ऑन विच फैक्टर्स इट डिपेंड्स अपॉन द 4 फैक्टर्स। जो आपका रेजिस्टेंस है वो 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड फोर्थ वन इज टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना आपका जो रेजिस्टेंस है बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर हम कम करते जाएंगे आपका जो रेजिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। दिस थिंग्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, वी आर गोइंग टू लर्न द terms about the resistance, then we will learn that how the things vary अगर हम resistance को series में connect करते हैं या parallelly connect करते हैं। So for today class is going to be end now. Stay home, stay safe and take care. If you have any queries in any topic from 9th, 10th and +1, +2, then you can comment below. Thank you and have a nice day.